गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? वही मस्त और स्वस्थ। तो बच्चों, मैं आपका मयंक सर। आज के इस लेक्चर में अपन जो अपना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है, उसके कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन, नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन, एम्स में पूछे गए क्वेश्चन और बेटा जी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो अपन आज मिलकर सोल्व करते हैं। तो रेडी हैं आप? करें स्टार्ट। चलो बेटा जी, पहला क्वेश्चन मैच द कॉलम का ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हमें एक साइड में बेटा जी ब्रेन के पार्ट्स के नाम दे रखे हैं और एक साइड में उनके फंक्शन दे रखे हैं, तो अपने को मैच करना है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं बच्चों। ब्रेन के पार्ट्स अलग अलग और उनके फंक्शन, जैसे सेरेब्रम। तो सेरेब्रम बेटा जी अपने को पता है कि अपने ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट है, एडवांस जो पार्ट है, वो सेरेब्रम होता है। और सेरेब्रम बहुत सारे फंक्शंस को बेटा जी कंट्रोल करता है, जिसमें आपका मेमोरी, इंटेलिजेंस। सेरेब्रम में अलग अलग लोब आप पढ़ते हो, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और पीछे ऑक्सीपिटल लोब, उनमें अलग अलग सेंटर होते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, सेरेब्रम से कंट्रोल द पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल। पिट्यूटरी के लिए तो हाइपोथैलेमस है ही है बेटा जी, तो हो ही गया। हाइपोथैलेमस का काम है कंट्रोल द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का नियमन हाइपोथैलेमस के पास होगा। सेरेब्रम का देख लो, सीट ऑफ इंटेलिजेंस ये रहा। इंटेलिजेंस से रिलेटेड कौन है अपना? सेरेब्रम। बुद्धिमता, सेरेब्रम आपका जो ऑर्गन ऑफ माइंड है बेटा जी, सेरेब्रम की जो ये फ्रंटल लोब होती है सबसे आगे वाली, यही अपनी मेमोरी, स्मृति, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करती है। सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, अपने ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। सेरिबेलम बैलेंस वाला बच्चों, संतुलन वाला, वही। तो सेरिबेलम का रोल देख लो इसमें कहाँ है, ये रहा। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर, ये रहा शरीर की भाव भंगिमा को बनाए रखना। बॉडी पोस्चर और बैलेंस से रिलेटेड कौन है अपना? सेरिबेलम। ये फंक्शन पूछते हैं बेटा जी। देन एक मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, ये दे रखा आपके कंट्रोल विजन्स एंड हियरिंग, देखने और सुनने की क्रिया से रिलेटेड होता है। बिल्कुल ही आपको एनसीईआरटी में बच्चों इस चैप्टर की जो समरी है उसमें दे रखा है। जब मिड ब्रेन की आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो बेटा जी, तो मिड ब्रेन में वो आते हैं ना क्या? 4 ऑप्टिक लोब्स, 4 दृक्पालियां बेटा जी, जिनके लिए एक वर्ड आता है कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। अब उनमें जो अपर वाली 2 है, इनको तो बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई, और ये नीचे जो 2 है बेटा जी, ये कहलाती है इंफीरियर कोलिकुलस। टोटल 4 ऑप्टिक लोब होती है, जिसको क्वाड्रीजेमिना बोलते हैं। तो जो ऊपर वाली सुपीरियर है, ये तो बेटा जी विजन से कनेक्टेड है, और ये जो इंफीरियर है ये हियरिंग से कनेक्टेड होती है, देखने और सुनने से कनेक्टेड। ये मिड ब्रेन का एक रोल है। तो इसमें मैच द कॉलम में देख लो, ए सेरेब्रम, सेरेब्रम में ए में 4th है, और बी में ए में 4th, बी में बेटा जी 5th, ये रहा। ए में 4th, बी में 5th, सी में 2nd, सी में तो फर्स्ट हो गया ना, कंट्रोल द पिट्यूटरी, तो 4th ही आ जाएगा आंसर। बिल्कुल, ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट के इंपॉर्टेंट फंक्शन, इनसे काफी क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। अगले आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन बेटा जी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में है। पार्किंसन डिजीज। देखो, इस चैप्टर से रिलेटेड 2-3 डिसऑर्डर है बेटा जी इंपॉर्टेंट। एक आता है अल्जाइमर, है ना, एक बेटा जी दे रखा है पार्किंसन, एक हंटिंगटन कोरिया। बिल्कुल। तो पार्किंसन में इसमें तो बेटा जी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर गड़बड़ करेगा? डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन। और अल्जाइमर में कौन सा ट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलिन। हाँ, ये दोनों याद रख लेना। ए से अल्जाइमर से याद रख लो, ए से एसिटाइल कोलिन। मेमोरी लॉस एज के साथ। और पार्किंसन में बेटा जी होता ना वाइब्रेशन इन लिम्स, लिम्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, वो सब और डोपामिन की डेफिशिएंसी, ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो पार्किंसन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेमर्स एंड प्रोग्रेसिव रिजिडिटी ऑफ लिम्स, ट्रिमर्स मूवमेंट इज कॉज्ड बाय डीजनरेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स दैट इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट कंट्रोल एंड मेक यूज न्यूरोट्रांसमीटर। कौन से ट्रांसमीटर में गड़बड़ी से हो गया? तो इसमें देख लो कहां है, 3rd पे दे रखा है डोपामीन। कौन सा तंत्रिका प्रेशी गड़बड़ करेगा? और बच्चों एसिटाइल कोलिन की गड़बड़ी से कौन सा आ रहा है? अल्जाइमर। हाँ, एक गाबा भी याद रख सकते हो आप, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है बच्चों। इसकी गड़बड़ी से वो हंटिंगटन कोरिया याद रख सको तो आप। एक और इसी से रिलेटेड है बेटा जी, हंटिंगटन कोरिया।
इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट बोलते हैं। हंटिंगटन कोरिया, थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखना चाहो तो बेटा जी, हंटिंगटन कोरिया की जो जीन है वो 4th क्रोमोसोम पर होती है। इस डिसऑर्डर की जो जीन है वो किस पे मिलेगी? 4th क्रोमोसोम पे। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है ये। हाँ, यहां बस 2 मेन याद रख लेना, अल्जाइमर एसिटाइल कोलिन और पार्किंसन डोपामीन। अरे वहां भी आता ना हेल्थ और डिजीज वाले चैप्टर में, डोपामीन के ट्रांसमिशन में जो इंटरफेयर करता है, याद करो। एरिथ्रोजाइलोन कोका, उसका एक प्रोडक्ट था क्या? कोकेन। कोकेन इसके ट्रांसफर में बेटा जी इंटरफेयर करती है डोपामीन के। डोपामीन से कनेक्टेड कौन? अल्जाइमर, पार्किंसन बेटा जी। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन भी फॉर हेल्दी पीपल अच्छा क्वेश्चन है। इन देयर 20s गोट इन्वॉल्व इन इंजरीज result in damage and death of few cells of the following, which of the cells are least likely to be replaced by new cells? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है? 20 वर्ष की अवस्था में 4 स्वस्थ मनुष्यों में चोट लगने के कारण निम्नलिखित कुछ कोशिकाएं नष्ट हो गई, इनमें से कौन सी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन नई कोशिकाओं द्वारा बहुत कम होगा? तो कुछ बच्चों एक्सीडेंटल केस या मान लो कुछ भी मान लो, उससे हेल्दी पर्सन के चोट लगी, चोट लगने से बहुत सारी सेल्स डैमेज हो गई, इनमें से कौन सी ऐसी सेल्स होगी जो वापस रीजनरेट कर सकेगी और रीजनरेट करने की कैपेसिटी जिनमें सबसे कम होगी? तो हमें पता ना कि कौन सी सेल बेटा जी, न्यूरॉन आप पढ़ के आए हो। न्यूरॉन सेल में हमने बताया था कौन एब्सेंट होता है? सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसलिए बेटा जी इनमें डिवीजन नहीं होगा। तो रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, वापस बनने की कैपेसिटी लिस्ट होगी, सबसे कम होगी, डिवाइड होती नहीं है। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट जो होता है ना बेटा जी, ऑस्टियोसाइट होती है बोन की सेल। ऑस्टियो बोन को बोलते हैं, साइट का मतलब सेल, बोन की सेल ऑस्टियोसाइट है। तो फ्रैक्चर होता है तो बोन तो वापस बन जाती है। मैलपीजी लेयर ऑफ द स्किन, स्किन की लेयर है, स्किन में भी वाउंड होता है, कुछ दिन बाद वो भर जाता है, रीजनरेट। लीवर सेल, हिपेटोसाइट भी, लीवर तो बेटा जी ध्यान ही रखना, लीवर बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। 25% तक अगर लीवर डैमेज हो गया तब भी वो खुद को वापस रिफॉर्म कर सकता है, रीजनरेट। फोर्थ अपना आंसर आ जाएगा न्यूरॉन। इनमें जो डिवाइडेशन की कैपेसिटी वो लिस्ट होगी बिकॉज एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। ध्यान ही आपको, इनका एक यूनिक फीचर भी अपन बताते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ पे बेटा जी अपन आते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू ए नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ये लो, तो मैकेनिज्म ऑफ इम्पल्स कंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये बेटा जी अपना एक मान लो न्यूरॉन नर्व फाइबर है, एक्सोन मान लें, एक्सोन से जो ट्रांसफर होते हैं बच्चों। तो अंदर ये तो था एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म होता है ना जिसको आईसीएफ भी बोल देते हो, और बाहर बेटा जी ये था ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो 3 स्टेज आती है। पहली हम बोलते हैं कौन सी? पोलराइज्ड, जब एक्टिव होता है तो डीपोलराइज्ड, और फाइनली रीपोलराइज्ड। ये तो स्टेज आती है बेटा जी, ध्रुवित, विध्रुवित और पुनः ध्रुवित। तो स्टार्टिंग स्टेज में पोलराइज्ड में तो आपको बताया हुआ है बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। जैसे ही इंपल्स मिला एक्साइटेड स्टेट आई और बच्चों जो सोडियम आयन वो अंदर आ गए, तो डीपोलराइज्ड में अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। जैसे ही चार्ज गया वापस बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। ये तो होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सोलिमा की इनर साइड पे कौन से चार्ज होंगे उसकी बात कर। तो इनर साइड में पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव। तो पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड एंड रीपोलराइज्ड। तो फर्स्ट नेगेटिव देख लो कहां है, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव है। फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव। फोर्थ ही हो गया ना, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव और वापस नेगेटिव। क्लियर है? चलो फिर क्वेश्चन 5 पे आते हैं। फ्यूचर डॉक्टर्स आपके लिए क्वेश्चन 5 इंतजार कर रहा है। Which one of the following pair of the structure distinguish a nervous cell from other type of cell? नर्वस सेल की ऐसी कौन से स्ट्रक्चर है जो इनको बाकी सेल से पृथक करती है, अलग पहचान दिलाती है? तो वैक्यूल्स एंड फाइबर। वैक्यूल तो और भी सेल्स में आपको रिक्तिकाएं मिल जाती है बच्चों। फ्लेजिलम, अब फ्लेजिला भी यहाँ कहाँ होता है, और भी सेल्स में होता है, इनका स्पेसिफिक फीचर नहीं है। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया बाकी सेल्स में भी होता है। पेरिकेरियन एंड डेंड्राइट्स, ये लो, पेरिकेरियन
एंड डेंड्राइट्स। ये केवल और केवल नर्वस सेल्स। न्यूरॉन की बेटा जी स्ट्रक्चर आपको ध्यान है, ये रही, ये तो होता है न्यूरॉन, ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी है अपन ने बच्चों। ये न्यूक्लियस, ये लो, तो ये जो इसकी ब्रांचेज है तो डेंड्राइट्स होती है ना, इसको एक्सोन बोलते हो, वो टीलोडेंड्राइट्स और हो गए। और ये वाला जो पार्ट है बेटा जी डेंड्राइट्स वाला, इसको बोलते हैं अपन साइटोन। साइटोन का एक नाम और होता है सोमा, ऑल्सो कॉल्ड पेरिकैरियोन। ये साइटोन पेरिकैरियोन ही होता है। इसी से जो माइन्यूट ब्रांच है वो तो डेंड्रोन डेंड्राइट है, एक अकेली जो बड़ी ब्रांच है वो उसका एक्सोन है। तो ये जो पेरिकैरियोन, साइटोन और डेंड्राइट्स है वो केवल और केवल नर्वस सेल्स न्यूरॉन का यूनिक फीचर होता है। बिल्कुल, चलो आगे क्वेश्चन 6 पे आते हैं, एम्स का क्वेश्चन बच्चों। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड फाइबर फॉर्म द while the non myelinated fiber cells form the, देखो दो आगे ना बच्चों, माइलिनेटेड नर्व फाइबर और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। एक जिनमें माइलिन शीथ होती है, माइलिन आच्छाद होगा वो तो माइलिनेटेड होगा, जिनमें नहीं होगा वो नॉन माइलिनेटेड होगा। तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान भी है कि बेटा जी जो माइलिन शीथ होती है, माइलिन जो आच्छाद होगा वो कैसा, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर बनाएगा ना, व्हाइटिश अपीयरेंस का होगा। और जो नॉन माइलिनेटेड होगा या माइलिन शीथ एब्सेंस होगी वो कैसा, ग्रे मैटर बनाता है, धूसर द्रव्य बनाता है। ये जो माइलिन शीथ होती है ना, एक्सोन के चारों तरफ बेटा जी स्वान सेल होती है, वो माइलिन शीथ बनाती है। माइलिन शीथ जो इंसुलेटर होता है और माइलिन शीथ के बीच का स्पेस नोड ऑफ रेनिवियर कहलाता है। वही तो माइलिन शीथ, माइलिनेटेड फाइबर है वो तो व्हाइट मैटर बनाएंगे, तो देख लो ये रहा व्हाइट मैटर, और जो नॉन माइलिनेटेड है वो ग्रे मैटर बना देंगे। सेकंड हो गया। और हमें पता है कंडक्शन फास्ट किस में होगा, माइलिनेटेड में होगा, क्योंकि माइलिन शीथ जब है वो बेटा जी मैनर्स में, तो वहां वो जंपिंग मेथड से कंडक्शन होगा, क्योंकि माइलिन शीथ खुद इंसुलेटर होता है। हाँ, वो चार्ज ट्रांसफर नहीं होने देगा। करते हैं सेकंड, ठीक है, सीधा ही है। सेवंथ क्वेश्चन पे आओ बेटा जी, क्या कह रहा है देख लो। द नर्वस सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर अर्ज फॉर द ईटिंग एंड कंटेन इन, अब देख लेना है बॉडी टेम्परेचर वाला बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आया। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो टेम्परेचर कंट्रोल, ताप नियमन से कनेक्टेड है। तो बार बार आएगा क्वेश्चन, मिलेगा बेटा जी, इंपॉर्टेंट है इसलिए। एक हाइपोथैलेमस नाम सुनी रखा आपने। हाइपोथैलेमस के फंक्शन बेटा जी हो गए, एक तो टेम्परेचर कंट्रोल, थर्मो रेगुलेशन, एक बेटा जी ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन आ गया ना, प्राशरण नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन आ गया, प्राशरण नियमन, थर्मो रेगुलेशन। इसके अलावा ये हंगर और थर्स्ट, भूख और प्यास, और बेटा जी पिट्यूटरी का कंट्रोल, पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है हाइपोथैलेमस, बहुत बार पूछे गए हैं। तो टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, ओस्मो रेगुलेशन बेटा जी प्राशरण नियमन, वो पानी और सोल्ट को बॉडी में बैलेंस करना, ओस्मो रेगुलेशन, भूख प्यास हंगर थर्स्ट, और पिट्यूटरी का कंट्रोल। तो अगर ने बॉडी टेम्परेचर की बात की है, ईटिंग खाने की बात की है, तो यही आ गया। तो फोर्थ कर देंगे, हाइपोथैलेमस हो गया। थैलेमस नहीं होगा बच्चों, सेरिबेलम भी नहीं होगा। थैलेमस तो रिले सेंटर होता है, और सेरिबेलम अनुमस्तिष्क वो बैलेंस के लिए कंट्रोल होता। तो अपना आंसर यहां जाएगा फोर्थ। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 8, इन मेडुलेटेड नर्व फाइबर द कंडक्शन ऑफ इंपल्स इज फास्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देख लो मेडुलेटेड, माइलिनेटेड का ही अनदर नेम है बेटा जी मेडुलेटेड। मेडुलेटेड माइलिनेटेड को ही बोल देते हैं, एक ही बात है। तो जहां माइलिन शीथ है वहां कंडक्शन, इंपल्स कंडक्शन बेटा जी फास्ट होगा, अभी बता रहे थे नॉन माइलिनेटेड के कंपेयर। क्यों होगा, तो उसका आंसर अपने पास ये है कि जो एक्सोन है बेटा जी, एक्सोन के ऊपर मान लिया ये लो माइलिन शीथ बोल दी अपन ने, ऐसे ही मान लो ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ बेटा जी पीएनएस में बनाने वाली वो सेल कौन सी, ये लो स्वान सेल मान ली मैंने, ठीक है। तो जो कंडक्शन होता ना, अब माइलिन शीथ के बीच का जो स्पेस है इसको बोल देंगे नोड ऑफ रेनवियर। ये माइलिन शीथ है।
तो माइलिन शीथ बेटा जी इंसुलेटर होता है, वो चार्ज को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो जो भी चार्ज आया, अब देखो ये चार्ज है बेटा जी, मान लो अब चार्ज जब आ रहा है, इस इंपल्स कंडक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो बीच में माइलिन शीथ आ गए। माइलिन शीथ चार्ज को कंडक्ट होने नहीं देंगे, इंसुलेटर है, लेकिन चार्ज तो जाकर रहेगा। तो वो जो चार्ज है बेटा जी वो डायरेक्ट यहां से जंप लगा के आएगा इस वाले पार्ट पे, नोड ऑफ रेनवियर, जहां माइलिन शीथ नहीं होता। फिर वो बेटा जी जंप लगा कैसे? तो चार्ज कंडक्ट होगा कौन सी मेथड से? जंपिंग मेथड से, साल्टेटोरियल मेथड, ये नाम भी देते हैं साल्टेटोरियल मेथड। तो जंपिंग मेथड से होता है कि बेटा जी अपन चल करके जाते हैं, एक जंप कूदते हुए जाते हैं, तो कूदने में जंप में अपनी स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में जो कंडक्शन है वो फास्टर होगा देन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इस वजह से वो मेथड कौन सी कहलाएगी? साल्टेटोरियल या जंपिंग मेथड। देख लो क्या है, किसकी प्रेजेंस से फास्ट होता है? पेरिसाइट, एंडोन्यूरियम, एपिन्यूरियम, ये रहा माइलिन शीथ एंड नोड ऑफ रेनवियर। माइलिन शीथ और रेनवियर नोड की वजह से वहां कंडक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। उसको जंपिंग मेथड या साल्टेटोरियल मेथड बोलते हैं। चलें, निसल ग्रेन्यूल तो बेटा जी वो साइटोन में होती है ना, प्रोटीन सिंथेसिस से कनेक्टेड, इसका भी आगे क्वेश्चन आएगा एक। चलिए क्लियर है बात? 9th क्वेश्चन पे आते हैं। When a neuron is in resting stage, जब न्यूरॉन रेस्टिंग विश्राम अवस्था में है, नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, विश्राम अवस्था में वो आवेग संचरण नहीं करेगा। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज, तो बेटा जी रेस्टिंग स्टेज में याद कर लो, रेस्टिंग स्टेज में जो वही ये एक्सोन, अपना एक्सोन की मेम्ब्रेन बेटा जी, तो रेस्टिंग का मतलब पोलराइज्ड, ध्रुवित अवस्था हुई। तो पोलराइज में याद कर लो, बाहर चार्ज अभी बता रहे थे पॉजिटिव, अंदर चार्ज नेगेटिव था। और इस टाइम बेटा जी जो एक्सोलिमा थी इज मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम, तो पोटेशियम आयन अंदर होते हैं, वो अंदर से बाहर जा रहे थे। और इम्परमिएबल फॉर सोडियम होती है, ध्यान था, इसलिए सोडियम एक्सोलिमा के थ्रू अंदर नहीं आ पा रहे थे, वो पंप के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। बिल्कुल ये मैकेनिज्म अपन ने पढ़ रखा है। तो रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहा है, विश्राम अवस्था में एक्सोनल मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू सोडियम, सोडियम के लिए ज्यादा पारगम्य नहीं होती बेटा जी, पोटेशियम के लिए होती है। इक्वली परमिएबल टू सोडियम, पोटेशियम के लिए क्या बराबर की होती है? नहीं, इम्परमिएबल टू, दोनों के लिए अपारगम्य होती है, गलत बात। फोर्थ, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन के लिए सामान्यतः अधिक पारगम्य, सोडियम आयन के लिए नियरली अपारगम्य होती है। इसलिए इस एक्सोलिमा से, एक्सोन की मेम्ब्रेन से पोटेशियम तो जाएगा हाई टू लो ही बच्चों, रूल्स के अकॉर्डिंग जाएगा ना हाई टू लो। तो पोटेशियम अंदर ज्यादा है, अंदर आईसीएफ होता है, एक्सोप्लाज्म। अरे इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता ना, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ध्यान ही है बेटा जी, पोटेशियम की कंसंट्रेशन सोडियम से ज्यादा होगी, और जो बाहर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ईसीएफ में हमेशा सोडियम इज मोर देन पोटेशियम होगा। तो पोटेशियम हाई टू लो जा रहा है, बट सोडियम नहीं आ रहा, क्योंकि सोडियम के लिए वो नियरली इम्परमिएबल है। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन। क्वेश्चन 10th पे आते हैं। ईटर इज प्रेजेंट बिटवीन, ईटर याद करो, बिल्कुल छोटा सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन बच्चों। ईटर मिड ब्रेन याद आया आपको? हाँ, वो ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं बच्चों, मस्तिष्क में भी निलय होते हैं। अब हार्ट में जो वेंट्रिकल थे ना, हार्ट में तो 2 वेंट्रिकल होते हैं जिनमें ब्लड भरा रहता है। ब्रेन में भी बेटा जी वेंट्रिकल का एक्चुअल मीन कैविटीज होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, तरल से भरी गुहाएं। अब हार्ट के वेंट्रिकल में तो ब्लड भरा हुआ था, 2 वेंट्रिकल है। ब्रेन में बेटा जी कितने वेंट्रिकल आए थे? 4 वेंट्रिकल होते हैं आपके ब्रेन में, और जिनमें क्या रहेगा? फिल्ड विद सीएसएफ, जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से भरे रहते हैं, सीएसएफ से भरे रहते हैं। 4 वेंट्रिकल याद है क्या नाम? ब्रेन के 4 वेंट्रिकल कौन कौन से बोलो देखे? सबसे ऊपर आया था पैरासील, बिल्कुल बेटा जी, डायोसील आया था। हाँ, एक ऐसे डायग्राम से सिंपली बता देता हूं मैं, पता तो आपको सभी है। ये सबसे ऊपर वाला इसको बोल देंगे अपन पैरासील, सील का मतलब कैविटी, डायोसील ये वेंट्रिकल के नेम है बेटा जी, मेटासील ये वाला पार्ट जो बीच में ये ईटर है। अब देखो पैरासील ये अपनी ब्रेन के लार्जेस्ट वेंट्रिकल होते हैं जो सेरेब्रम में होंगे। किस में होंगे बेटा जी? सेरेब्रम। सेरेब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, तो उस सेरेब्रम के अंदर की जो कैविटी है वो भी लार्जेस्ट होगी। 2 होते हैं ये पैरासील, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि सेरेब्रम के 2 पार्ट थे ना इक्वली, सेरेब्रल हेमीस्फीयर। तो
तो पैरासील 2 है नंबर में, 2 वेंट्रिकल है और ये लार्जेस्ट है। एक आ गया डायोसील, ये स्मॉलेस्ट वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन है, तो 2 पैरासील, 1 डायोसील, 3 एक मेडुला वाले पोर्शन में होता है मेटासील, ये ब्रेन के 4 अलग अलग वेंट्रिकल। तो जो बच्चों डायोसील है इसको कंसीडर करते हैं थर्ड वेंट्रिकल, ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल, और जो मेटासील है वो होता है फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, फोर्थ वेंट्रिकल। अब जो पैरासील और डायोसील है बच्चों, ये दोनों तो मिलेंगे आपको फोर ब्रेन में, बताया हुआ है सारी बातें, अग्र मस्तिष्क में। पैरासील तो सेरेब्रम में आ गया ना, सेरेब्रम तो फोर ब्रेन का ही पार्ट है, और डायोसील आता है डायनसिफेलोन में, अग्र मस्तिष्क पश्च में, वो भी फोर ब्रेन का पार्ट है। तो पहले तीनों वेंट्रिकल तो किसमें है? फोर ब्रेन में। मेटासील मेडुला, मेडुला आपके ब्रेन का कौन सा है बेटा जी? हाइंड ब्रेन हुआ ना, पश्च मस्तिष्क में। फोर्थ वेंट्रिकल हाइंड ब्रेन में। तो ब्रेन के 3 पार्ट पढ़ते हो आप, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब जो मिड ब्रेन है, बीच का पोर्शन, उसमें कोई वेंट्रिकल नहीं होता बेटा जी, मिड ब्रेन में वेंट्रिकल नहीं होगा। मिड ब्रेन में एक डक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको ईटर बोलते हैं, और वो ईटर देख लो क्या कर रही है, वो इस थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है, डायोसील को मेटासील से कनेक्ट करती है। तो ईटर कहां है? मिड ब्रेन में। एनसीईआरटी में ईटर का जो वर्ड है वो भी सुन लो, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, सेरेब्रल एक्विडक्ट, हाँ ये वर्ड भी दे रखा है, सेरेब्रल एक्विडक्ट। नाम सेरेब्रल एक्विडक्ट है, बट है किसमें? वो मिड ब्रेन में, ध्यान रखना इसको। कहां प्रेजेंट है देख लो, बिटवीन सेरेब्रम एंड डायनसिफेलोन, गलत बात, ये रहा बिटवीन डायनसिफेलोन एंड मेडुला ऑम्लोगेटा, इसको ऐसे दे दिया। तो ये देखो डायोसील डायनसिफेलोन में है, मेटासील मेडुला ऑम्लोगेटा में, तो थर्ड और फोर्थ के बीच कौन है बेटा जी? ईटर है। कर दें थर्ड, हाँ मेडुला, मेडुला के बाद स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड की कैविटी का नाम भी लिख लो, उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। ये स्पाइनल कोड में मिलेगा, क्योंकि सीएनएस के 2 पार्ट होते हैं ना, ब्रेन, ब्रेन के बाद बेटा जी स्पाइनल कोड। क्लियर है ये? इससे ये वेंट्रिकल भी याद रख लेना। तो आपके ब्रेन के लार्जेस्ट वेंट्रिकल पैरासील जो सेरेब्रम में होते हैं, और स्मॉलेस्ट वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन डायोसील, जो नाम से डायनसिफेलोन में होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच फंक्शन इज लॉस्ट ड्यू टू डैमेज ऑफ ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब अगर डैमेज हो जाए, कौन से फंक्शन अफेक्टेड होगा? तो बेटा जी देखो, सेरेब्रम है ना अपना जो प्रमस्तिष्क है, सेरेब्रम है, उसकी 2-4 लोब के तो याद ही रखो बेटा जी, फंक्शन आ जाते हैं इनके। सेरेब्रम में सबसे आगे हम बात करते हैं फ्रंटल लोब की, ललाट, अगर ललाट पाली, एक पैराइटल लोब की, एक कान के पास बेटा जी टेम्पोरल लोब, एक पीछे की साइड में ऑक्सीपिटल लोब। ये 4 ही मेनली याद रख लियो। तो आपका जो सेरेब्रम है ना, इसमें फ्रंट, ये फ्रंटल लोब, पैराइटल, कान के पास टेम्पोरल, पीछे ऑक्सीपिटल। ये बेटा जी बोन भी होती है, जब आप लोकोमोशन मूवमेंट में स्केलेटन में पढ़ते हो ना, हाँ बोन, क्रेनियम में फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। लेकिन हम यहाँ सेरेब्रम की बात करें तो ये लोब है, इंटर बोन के अंदर ये लोब होगी, फ्रंटल लोब। तो जो फ्रंटल लोब है, सबसे बड़ी लोब बेटा जी, इसके कुछ मेन में फंक्शन बता देता हूं। यहां अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, साथ साथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, वो भी क्लियर करते चले बेटा जी। एक तरह से इस क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ साथ अपन पूरे चैप्टर को भी, पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट को रिवाइज भी कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो फ्रंटल लोब के पास ये अपना माइंड होता है, आपका जो दिमाग है वो फ्रंटल पे ही है। इंटेलिजेंस, मेमोरी, ब्रोका सेंटर, स्पीच वाला सब फ्रंटल के पास है, ये फ्रंट। तो अगर बेटा जी आपसे पूछ ले कि फ्रंटल लोब में अगर डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट में यहां लगे, तो मेमोरी लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं, याददाश्त जाने के चांस। पैराइटल, पैराइटल के पास बेटा जी ये जो 5 आपके रिसेप्टर होते हैं ना, ज्ञानेंद्रियां, आई, ईयर, स्किन, टंग, नोज, ये ब्रेन के कौन से पार्ट से कनेक्टेड है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। पैराइटल जो होता है, इसके एक तो स्किन के जो सेंसेस है, लाइक टच, पेन, प्रेशर, टच, पेन, प्रेशर पैराइटल के पास। एक टंग वाला जो टेस्ट है वो भी इसी के पास होता है। तो कौन सी रिसेप्टर? स्किन और टंग, टच, टेस्ट, वो पैराइटल के पास जाएगा, प्रेशर, पेन, वो सब। टेम्पोरल बेटा जी नाम से देख लो, टेम्पोरल कनपटी, कान के पास, ये टेम्पोरल है, कान के पास है। तो इसके पास कान का एक रोल तो हियरिंग, कान के साथ नाक, ऑल्फैक्शन, सुनना और सूंघना, सुनना, सूंघना, हियरिंग, ऑल्फैक्शन, ईयर और नोज, ईयर, नोज,
ENT डॉक्टर होते हैं ना, ईयर नोज थ्रोट वाले, तो वो दोनों इस टेम्पोरल। ऑक्सीपिटल जो है ये विजन सेंटर, देखने से रिलेटेड है। तो पांचों जो रिसेप्टर है वो ब्रेन के कौन कौन से पार्ट से कनेक्टेड है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। ईयर और नोज टेम्पोरल, टेम्पोरल बच्चों कान के पास है तो हियरिंग हो गया, ऑल्फैक्शन सुनना, सूंघना, एक साथ याद रख लियो। ऑक्सीपिटल बिल्कुल पीछे विजन है, देखने वाला, आईज कनेक्टेड है। पैराइटल के पास टच, टेस्ट, टच आप स्किन से मान सकते हो, टेस्ट आप टंग से मान सकते हो, जीभ अपनी। और बेटा जो अपना जो माइंड है वो फ्रंटल लोब है, इंटेलिजेंस मेमोरी का सेंटर वहां होता है। कुछ मेन पॉइंट आप ध्यान रख लेना। तो ऑक्सीपिटल लोब अगर डैमेज होता है तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, विजन पे ही पड़ेगा ना, देखने पे ही पड़ेगा। रेटिना से सेंसेस यहीं जाती है। हियरिंग तब इफेक्ट पड़ेगा जब कौन सी लोब डैमेज हो जाए, टेम्पोरल। स्पीच, स्पीच के लिए बेटा जी फ्रंटल है, ब्रोका सेंटर होता है, ब्रोका बोलने वाला, और मेमोरी भी फ्रंटल है। ठीक है, चलें आगे, समझते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 12, द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइज 3 पार्ट, वन ऑफ विच इज, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन दे दिया। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन होते हैं। तो जो आपका हाइंड ब्रेन है, जो पश्चिम मस्तिष्क है बेटा जी, इसके 3 पार्ट आप पढ़ते हो। एक हम बोलते हैं सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, एक पॉन्स वारोली, एक मेडुला ऑम्लोगेटा। ये तो 3 पार्ट आते हैं हाइंड ब्रेन के। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा पार्ट हाइंड ब्रेन का, देख लो, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, कार्पस कैलोसम तो सेरेब्रम के अंदर था, सेरिबेलम आ गया, हाइपोथैलेमस भी फोर ब्रेन का होता है। तो आंसर गया अपना थर्ड, अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन 13, नर्व गैस अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी बाई, देखो पुराना लेकिन ठीक क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। नर्व गैस जो होती है, तंत्रिका गैस, वो तंत्रिकीय पेशी क्रियाओं को कैसे प्रभावित करती है बेटा जी। नर्व गैस देखो क्या है, एक टॉक्सिक गैस होती है, इसका नाम याद रख सकते हो आप, सेरीन। नर्व गैस है, नर्व एजेंट बोलते हैं इनको, तंत्रिका कारक सेरीन। ये क्या होते हैं बेटा जी, ये जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी है या जो इंपल्स कंडक्शन की एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं। कैसे, तो अपने को पता है कि जैसे बेटा जी ये न्यूरॉन, एक न्यूरॉन, ये फिर यहां मान लो दूसरा न्यूरॉन, ऐसे तो कनेक्ट होते हैं ना, ये डेंड्राइट वगैरह, ये एक्सोन हो गया, टीलोडेंड्राइट, और दो न्यूरॉन का जो कनेक्शन है उसको आप साइनेप्स बोलते हो, हाँ नर्व फाइबर बोल सकते हो, एक ही बात है। अब होता क्या है बच्चों की, जब एक न्यूरॉन नर्व फाइबर से केमिकल सेंसेस लेके दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगा तो क्या प्रोसेस होती है, उन केमिकल्स को जो सेंसेस लेके जाते हैं हम क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हो ना, तंत्रिका संचारी रसायन न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो, जिनमें मेन एसिटाइल कोलिन आता है, जो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्रामेटिक भी दिखा रखा है। अब जैसे इस डायग्राम को ऐसे बना लें अपन कि ये न्यूरॉन का बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन है, वो एक न्यूरॉन का लास्ट एक्सोन नोब बोलते हो जिसको, यहां से मान लो ये अदर न्यूरॉन है जो उन सेंसेस को रिसीव करेगा। तो बेटा जी यहां से वो एसिटाइल कोलिन बाहर आएगा, इस गैप को बोला जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, याद आ गया। अब इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करने के लिए बेटा जी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एक एंजाइम होता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। कौन सा एंजाइम होगा, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। वो इस एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन करेगा एसीटेट और कोलिन में। जब एसिटाइल कोलिन टूटेगा तो वो जो सेंसेज है, केमिकल सेंसेज, वो अगला न्यूरॉन रिसीव करेगा। तो एक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर उन इंपल्स को अगले न्यूरॉन तक ट्रांसफर कर देंगे। दो न्यूरॉन का जॉइंट है साइनेप्स, पता आपको, बीच का ये जो माइनर स्पेस है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, सिनेप्टिक विदर बोल रखा है, बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम माइंड में है आपके। तो एसिटाइल कोलिन जैसे ही इस क्लेफ्ट में आया, वहां एक एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, वो उसे ब्रेक डाउन करके उन केमिकल्स को अगला न्यूरॉन रिसीव कर लेगा, सेंसेस को रिसीव कर लेगा, सिग्नल रिसीव कर लेगा। अब ये जो नर्व गैस होती है, ये बेटा जी इस कंडक्शन को रोक देती है, एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक उन आवेग संचरण को होने नहीं देती, इंपल्स कंडक्शन को ब्लॉक कर देगी। कैसे, तो ये नर्व गैस जो सेरीन है, ये इस एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगी, ब्लॉक कर देगी। इस एंजाइम के बिना बेटा जी वो एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, बिना ब्रेकडाउन के अगले न्यूरॉन उन सेंसेस को रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो पहले आ रहा है इनहिबिटिंग एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया जाएगा। ये एंजाइम कहाँ है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में है, सिनेप्टिक विदर में है, जो साइनेप्स दो न्यूरॉन के बीच। चलें आगे, उस नर्व गैस का एग्जाम्पल मैंने बताया सेरीन। केमिकल वेपन होते हैं बच्चों, रासायनिक वेपन, हथियार,
हाँ, वर्ल्ड वार में भी यूज़ किया जा सका है, नर्व गैस वगैरह यूज़ होती है ये। जैसे बायोलॉजिकल वेपन होते हैं ना, ये वायरस बैक्टीरिया को यूज़ करना, वो बायोलॉजिकल वेपन है। यहाँ केमिकल यूज़ हो रहा है नर्व गैस, तो वो केमिकल वेपन कहलाते हैं बच्चों। अगला, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम सिनेप्टिक वेसाइकल्स इज ट्रिगर्ड बाय, लो वैसा सा क्वेश्चन आ गया, उसी डायग्राम से कनेक्टेड हो गया। ये लो अपना वो सिनेप्टिक वेसाइकल, एक्सोन नोब, यहां से अगले न्यूरॉन को सिग्नल देने हैं, कौन सा आयन का एंट्री होगी? तो ध्यान रखना बेटा जी, बाहर से कौन आया? कैल्शियम आयन आया। वो कैल्शियम आयन उन सिनेप्टिक वेसाइल्स को धक्का देके इस मेम्ब्रेन के लास्ट तक लाएगा, वो वेसाइकल बस्ट होंगे तो फिर यहाँ वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे? रिलीज हो जाएंगे। तो ये दो बातें आप याद रख लियो बच्चों। अगर आपसे पूछे कि न्यूरॉन से या एक्सोन से जब इंपल्स कंडक्शन होता है, एक्सोन से जब कंडक्शन होता है तब कौन सा आयन का रोल रहेगा? तो एक्सोन से बेटा जी वो पंप पोर के थ्रू कौन से आयन अंदर बाहर जाते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। उस टाइम तो सोडियम और पोटेशियम का रोल होता है एक्सोन से, वाया एक्सोन। और जब सिनेप्टिक वेसाइकल से आपको पूछे एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक जब ट्रांसफर होगा तो किसका रोल रहेगा? कैल्शियम का रहेगा। ध्यान है ना ये बात? कैल्शियम आएगा, देन वो एक ट्रांसमीटर अगले सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होगा? रिलीज होगा। तो ये इसी की बात कर रहा है सिनेप्टिक वेसाइकल। ये जो वेसाइकल बन जाती है अंदर, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है, उसको बस्ट करने में रोल होता है कैल्शियम का। तो मैं सेकंड दे दूं आंसर, कैल्शियम आयन मेन रोल यहां प्ले करेगा। और एक्सोलिमा की बात आ जाए कंडक्शन में तो सोडियम और पोटेशियम, उसमें भी मेन सोडियम है। ये लो वही डायग्राम जो अभी अपन बना रहे थे उसी का इक्वेशन आ गया, डायग्राम देके ही आपसे पूछ लिया। थोड़ा सा दिखा दूं डायग्राम आपको बेटा जी, ऐसे आ जाए वापस अपने उसी पे। ये लो, तो ये वही एक्सोन नोब मान लो, सिनेप्टिक नोब जिसको बोलते हैं। सी दिख रही है बेटा जी, सी आप मान सकते हो क्या? हाँ, ये जो सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं ना जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है, सिनेप्टिक वेसाइकल जिनमें भरा कौन है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये राइट डी, ये थोड़ा सा क्लियर है, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें आ गया। ए जो है वो रिसेप्टर हो गए अगले न्यूरॉन के, बी ये बीच का स्पेस हो गया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल दो इसको, सी सिनेप्टिक वेसाइकल मान लो। तो सी न्यूरोट्रांसमीटर और डी कैल्शियम गलत है बेटा जी। ए रिसेप्टर, बिल्कुल ए ये रिसेप्टर है, थोड़े से एनसीईआरटी का डायग्राम ही है, बिल्कुल उसी से पूछा है, थोड़ा सा छोटा है, क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, एनसीईआरटी से देख लेना बेटा जी। ए रिसेप्टर है और सी सिनेप्टिक वेसाइकल्स है, बिल्कुल ए रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है और ये जो सी है वो सिनेप्टिक वेसाइकल्स है। बिल्कुल डायग्राम दे रखा, उसकी लेबलिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। चलें अगले पेज पर। ये लो, फिर हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। तो इंजरी लोकेलाइज टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब। अगर हाइपोथैलेमस में इंजरी हो जाए बच्चों, हाइपोथैलेमस में चोट लग जाए तो कौन सा एक कार्य प्रभावित होगा? एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी, या निर्णय लेना, सोचना, समझना, ये तो सेरेब्रम के रोल हुए। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये लो बॉडी टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, सब काम थे हाइपोथैलेमस के। तीसरा शॉर्ट टाइम मेमोरी, ये बेटा जी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। हाँ, एक हिप्पोकैम्पल लोब आती है, ध्यान आया गया आपके? हिप्पोकैम्पल लोब, हाँ, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करती है, अल्जाइमर से कनेक्टेड आ गया। कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, चलते समय कोऑर्डिनेट, लोकोमोशन के समय बैलेंस का रोल आए तो आप सेरिबेलम बता सकते हो। क्लियर है? तो हाइपोथैलेमस का बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो बोलता भी हूं ना मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 17, एम्स 2012 का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे देखियो। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम सिनेप्टिक वेसाइकल इज ट्रिगर्ड बाई। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी सोल्व किया था कि सिनेप्टिक वेसाइकल से जो न्यूरोट्रांसमीटर बेटा जी रिलीज होते हैं, जिनको अपन ने तंत्रिका संचारी रसायन कहा था, वहाँ कौन से आयंस का रोल होगा? तो फिर से मैं दो बातें बताता हूँ बच्चों कि जो एक्सोन या न्यूरॉन का लास्ट पॉइंट था, जो स्वेलिंग पार्ट था, उसको अपन ने बोला था एक्सोन नोब था। इसी एक्सोन नोब से बेटा जी अगला न्यूरॉन कनेक्टेड होता है, और जो दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट था
इस जंक्शन को हमने क्या नाम दिया था, साइनेप्स बोलते हो। अब एक न्यूरॉन से जो इंपल्स थे वो अगले न्यूरॉन तक ट्रांसफर होंगे, लेकर जाने वाले केमिकल क्या कहलाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। उसका एक बेस्ट कॉमन एग्जांपल आता है एसिटाइल कोलिन। अब बच्चों यहाँ से जो सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं, इन्हीं वेसाइकल्स में वो न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। तो इन वेसाइकल्स को आगे प्रेस करने का रोल रहता है, यहाँ प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम चैनल। तो बेटा जी बाहर से ECF से कौन सा आयन अंदर आएगा, कैल्शियम आएगा। कैल्शियम उन सिनेप्टिक वेसाइकल को धक्का देगा, वही वेसाइकल फाइनली इस मेम्ब्रेन पे आके बस्ट होंगे। बस्ट होते ही उसके अंदर जो भरा ट्रांसमीटर है वो रिलीज हो गया बच्चों। रिलीज कहाँ हो गया, इस बीच वाले स्पेस में। स्पेस को क्या बोला जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर वहाँ से अगला न्यूरॉन के जो रिसेप्टर है वो उसको रिसीव कर लेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी इसको पूछा गया है। तो मैं कहता हूँ बेटा जी इन क्वेश्चन सोल्व करने का एक मोटो अपना ये होता है कि आपको आइडिया लग जाए कि उस चैप्टर के किस पॉइंट से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट। तो कौन सा आयन आएगा, कैल्शियम। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लेता बच्चों कि एक्सोलिमा या एक्सोन से जब इंपल्स ट्रांसफर होते हैं, कंडक्ट होते हैं, तब कौन से आयन रेस्पॉन्सिबल होंगे, तब आएगा सोडियम और पोटेशियम। वो सोडियम पोटेशियम पंप वहां काम करता है। जबकि सिनेप्स की बात आए, सिनेप्टिक नोब की बात आए, तब कौन सा आयन आप बताओगे, कैल्शियम बताओगे। तो अपना आंसर इसमें क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। क्लियर है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा जी। 18th क्वेश्चन, ये भी एम्स का ही क्वेश्चन है। सोडियम पोटेशियम पंप इज एसोसिएटेड विद, बिल्कुल सीधा सही है बच्चों। सोडियम पोटेशियम पंप अपन कहाँ पढ़ते हैं, उसी एक्सोलीमा पर। एक्सोलीमा का मतलब एक्सोन की मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन पर बच्चों जगह जगह ये प्रेजेंट होते हैं सोडियम और पोटेशियम पंप। अब पंप से जो एक्सचेंज होता है, याद करो एक्टिव होगा कि बच्चों पैसिव होगा। तो एक सिंपल सा मैं बताता हूं कि जो आपकी एक्सोलीमा होती है, जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर बेटा जी चैनल प्रोटीन होती है। इससे जो आयन का एक्सचेंज होता है वो तो किस मेथड से हो रहा था, पैसिवली। पैसिव का मतलब जहां आपको एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी पड़ती। तो सोडियम अंदर आएगा, कोई भी कर लो, हाई टू लो चलोगे तो आप पैसिवली बोलोगे। बट ये जो पंप होता है, पंप कैसे रोल प्ले करेगा, ये लो। पंप बच्चों अगेंस्ट द रूल चलता है, रूल्स के अगेंस्ट होगा तो पंप से क्या, हाँ देख लो, अंदर ICF, बाहर ECF। तो रूल्स के अगेंस्ट चलोगे तो हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। अगेंस्ट का मतलब लो टू हाई। तो सोडियम किधर से किधर जाएगा, ज़्यादा कहाँ है सोडियम, बाहर। तो हम अंदर से सोडियम को भेजेंगे। आपको याद हो तो बेटा जी 3 सोडियम आयन अंदर से बाहर गए, लो टू हाई गए। लो टू हाई जाएगा तो एनर्जी खर्च होगी। बदले में 2 पोटेशियम आयन अंदर आ गए, और पोटेशियम भी कैसे आए, लो टू हाई। लो टू हाई आएंगे तो पंप हमेशा काम करेगा एक्टिवली। एक्टिव का मतलब जहां आपको क्या खर्च करनी पड़ेगी, ATP। यहाँ ATP एज एंजाइम भी होता है, वो ATP का ब्रेकडाउन करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो पंप हमेशा एक्टिवली वर्क करते हैं बेटा जी। तो अपना आंसर इसमें क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। ठीक है। और चैनल प्रोटीन हमेशा कैसे काम करेगा, पैसिवली। हेलो 18th क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अभी जो बता रहा था मैं NCERT का डायग्राम है बच्चों, इसको आप इजीली ऐसे देख भी लियो, याद आ गया। NCERT का डायग्राम बस लेबलिंग है, देख लेना। तो इसमें ये जो होगा बच्चों, जो C है ये तो क्या रहेगी, C तो क्या है, सिनेप्टिक वेसाइकल। C तो सिनेप्टिक वेसाइकल हो गया ना। B बेटा जी बीच का जो स्पेस है, स्पेस को हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। हिंदी में बोलो तो सिनेप्टिक विदर वर्ड अपन यूज करते हैं। A बेटा जी कौन हो गया, अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर हो गए जो सेंसेस को रिसीव करेंगे। और जो D इसमें है वो केमिकल हो गया न्यूरोट्रांसमीटर। कर लो चेक कौन सा ऑप्शन इसमें बैठ रहा है। पहले में C न्यूरोट्रांसमीटर गलत हो गया, A रिसेप्टर, C सिनेप्टिक वेसाइकल हो गया सेकंड बेटा जी। तो NCERT का डायग्राम है, डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, वो एज इट इज NCERT बेस्ड होते हैं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 20, ये लो हाइपोथैलेमस का फिर से क्वेश्चन आ गया। तो इस चैप्टर का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी वो हाइपोथैलेमस के फंक्शन है। बहुत बार 5 से 6 बार इस हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड क्वेश्चन आया है। और मैंने आपको बताया भी था हाइपोथैलेमस के मेन फंक्शन, एक तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल,
थर्मो रेगुलेशन का रोल किसका? हाइपोथैलेमस। वही हाइपोथैलेमस बेटा जी ओस्मो रेगुलेशन, याद आया? प्राशन नियमन, हम बोलते हैं बॉडी में वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना, हाइपोथैलेमस। इसी हाइपोथैलेमस का काम पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करेगा। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण भी किसके पास? हाइपोथैलेमस। और यही हाइपोथैलेमस बेटा जी यहां होता है हंगर एंड थर्स्ट सेंटर। भूख और प्यास के जो केंद्र होते हैं वो भी ब्रेन में कहाँ मिलेंगे? हाइपोथैलेमस में। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है कि अगर हाइपोथैलेमस में इंजरी हो जाए तो किस एक को विक्टिम, मतलब कौन सी प्रोसेस बेटा जी इफेक्टेड होगी? पहला ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग का रोल तो ब्रेन का सबसे एडवांस पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम। उसके पास मेमोरी इंटेलिजेंस वहां होता है बेटा जी, उसका वो रोल रहेगा। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये रहा। हाइपोथैलेमस अगर इंजर्ड हो गया, डैमेज हो गया तो हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टाइम मेमोरी, मेमोरी के लिए याद है क्या बेटा जी? एक लोब आपको बताई जाती है, हिप्पोकैम्पल लोब। अपने ब्रेन में एक होती है हिप्पोकैम्पल लोब। इसका काम ही होता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। अरे वो गजनी वाले आमिर खान की डिजीज बताते हैं ना अपन, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, हर 10-15 मिनट में भूल जाता है। तो ब्रेन की कौन सी लोब? हिप्पोकैम्पल लोब। इसका रोल है उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। तो हाइपोथैलेमस की बात हो रही है तो अपना आंसर क्या जाएगा? सेकंड। ध्यान रख लेना आप। टेम्परेचर कंट्रोल, ऑस्मो रेगुलेशन, पिट्यूटरी का कंट्रोल, हंगर और थर्स्ट सेंटर, भूख प्यास के केंद्र भी कहाँ? हाइपोथैलेमस, जो फोर ब्रेन का पार्ट है बच्चों, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अगला क्वेश्चन, हेलो, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? तो हार्ट और नर्वस दोनों को मिला के बेटा जी क्वेश्चन आया है। तो हमें ध्यान है जो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उसकी बेटा जी दो ब्रांच होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक को आप अनुकंपी बोल देते हो और दूसरा कौन सा? परानुकंपी। अब रोल बेटा जी इनका क्या? एक सीधे से तरीके से बता रखा है मैंने। बॉडी की लगभग सारी एक्टिविटी को सिंपैथेटिक क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, एक्सेप्ट दो याद रखने थे। एक तो आपके एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटी, आहार नाल की मैं कोई भी एक्टिविटी बोल दूं कि एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट है, लाइक पेरिस्टालिसिस, सलाइवा का सिक्रीशन है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल की कोई भी एक्टिविटी होगी उसे सिंपैथेटिक इनहिबिट करेगा, संदमित करेगा। बाकी बेटा जी कुछ भी पूछ लो, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा और पैरासिम्पैथेटिक उस एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ हार्ट बीट की बात आ रही है तो सिंपैथेटिक से अगर सिग्नल आया तो हार्ट बीट बढ़ेगी और पैरासिम्पैथेटिक से सिग्नल आए तो हार्ट बीट कम होगी। ऐसे भी समझ लो, एसएनएस काम करेगा कब? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के समय। बच्चों सीधा सा याद रख लो, जब भी इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, तब कौन आएगा? एसएनएस आएगा। इमरजेंसी में वो कोबरा वाला एग्जाम्पल बताते हैं ना अपन, रूम खोलते ही बेड पे ब्लैक अपना वो किंग कोबरा बैठा है बच्चों, काले वाला नाग बैठा है। उस कंडीशन में बॉडी में क्या क्या सिम्टम आए वो सारे इमरजेंसी के। आपकी हार्ट बीट फास्ट हो गई, स्वेट सिक्रीशन स्टार्ट हो गया, हाँ ब्रीदिंग भी फास्ट हो जाती है, उन सब का कंट्रोल किसके पास है? एसएनएस। तो एसएनएस हार्ट बीट बढ़ाएगा और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट बीट को कम करेगा। देख लो किसकी बात कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं करेगा, हार्ट रेट डिक्रीज बट कार्डियक आउट, ये कार्डियक आउटपुट याद आएगा? थोड़ा सा हार्ट वाले चैप्टर से ले लेते हैं अपन। कार्डियक आउटपुट बेटा जी, हार्ट में चैम्बर ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल। आउटपुट की डेफिनेशन ध्यान आ गया? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इन ए मिनट। हम बोलते हैं ना बच्चों, हृदय के प्रत्येक निलय से प्रति मिनट निकलने वाले रक्त की मात्रा, प्रत्येक निलय से प्रति मिनट निकलने वाले रक्त की मात्रा। तो सिंपल सी बात है, जब हार्ट बीट बढ़ाओगे, भाग रहे हो, हार्ट बीट आपकी 90 होगी तो हार्ट बीट बढ़ेगी तो बेटा जी निकलने वाली ब्लड की अमाउंट भी बढ़ेगी। और ये जो ब्लड बाहर आ रहा है उसी को मैं क्या बोल देता हूं? कार्डियक आउटपुट। आउटपुट का फॉर्मूला भी याद होगा, आउटपुट को कैलकुलेट करते हो, हार्ट बीट को मल्टीप्लाई करते हैं किससे?
स्ट्रोक वॉल्यूम से। तो अगर हार्ट बीट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगी। तो अब ये समझ लो सेकंड ऑप्शन क्या है, हार्ट रेट डिक्रीज हो गई बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, आउटपुट भी डिक्रीज होगा। रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। तो अगर सिग्नल पैरासिम्पेथेटिक से आया बच्चों तो हार्ट बीट और आउटपुट दोनों क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर यही सिग्नल सिंपैथेटिक से आता तो दोनों इंक्रीज होते। ठीक है, तो ऐसे कई बार फिजियोलॉजी के अलग अलग सिस्टम को कनेक्ट करके भी बच्चों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन देखो और सोल्व करो, क्या पूछ रहा आपसे। स्वान सेल, सीधा ही क्वेश्चन आ गया आरपीएमटी 2014 का। स्वान सेल आर कंसर्न विद, स्वान सेल बेटा जी क्या थी, सोचना ही नहीं, इसमें नर्वस टिश्यू की सेल्स होती है, स्वान कोशिकाएं। अरे वही स्वान सेल जो क्या बनाएगी, माइलिन शीथ को फॉर्म करती है। किस में बनाती है, ये ध्यान रखना है। जो स्वान सेल है वो पीएनएस में बेटा जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें माइलिन शीथ बनाएगी। आगे आएगा ऐसा भी एक क्वेश्चन। और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो सीएनएस में माइलिन शीथ बनाती, दोनों में अलग अलग बनाती है। ये न्यूरोग्लियल सेल है, आगे अपन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा आपको। 23rd पे आते हैं, विच नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम मेडुला ऑम्लोगेटा। आरपीएमटी की क्वेश्चन है बेटा जी, थोड़े से कई बार हटके डीपली क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इजी सा लग रहा है। इसमें आपको क्रेनियल नर्व का पता होना चाहिए कि जो क्रेनियल नर्व होती है अपने में कितनी होती है। अगर अपन मैमल्स की बात करें तो बेटा जी आप बताते हो 12 पेयर, टोटल 24 क्रेनियल नर्व अपने में होती है। अब उन नर्व का ओरिजिन कहां से होता है, ब्रेन के कौन से पार्ट से होता है, तो एक सीधे से तरीके से बताता हूं मैं। एक तरफ मैंने लिखा बच्चों क्रेनियल नर्व है, एक तरफ उनका ओरिजिन कि ब्रेन के कौन से पार्ट से कौन सी नर्व आएगी। देखो नाम ही क्रेनियल नर्व है ना, क्रेनियल का मतलब ब्रेन, ब्रेन से आने वाली। स्पाइनल कोड से आती है तो आप उसको स्पाइनल नर्व बोल देते हो। तो बेटा जी फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ऐसे होता है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 to 8 और 9 to 12, ये 12 पेड होगी। पहली जो क्रेनियल नर्व है कौन सी होती है, ध्यान है, सबसे पहली क्रेनियल नर्व है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब नाक, ऑल्फैक्शन। तो ये इसका जो ओरिजिन है वो बेटा जी होता है ऑल्फैक्टरी लोब से, सेरेब्रम से कनेक्टेड होता है ना ऑल्फैक्टरी लोब, सूंघने से रिलेटेड होती है बच्चों। सेकंड जो क्रेनियल नर्व है उसको आप बोलते हो ऑप्टिक, देखने वाली, इसका ओरिजिनेट होता है डायनसिफेलोन से, ये डायनसिफेलोन से कनेक्टेड होती है। फोर ब्रेन के दो पार्ट है, तीन बता सकते हो, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, एक पार्ट आता है डायनसिफेलोन। डायनसिफेलोन को बच्चों अपन एक क्लोज रूम लाइक स्ट्रक्चर बताते हैं ना, जिसका रूफ तो होता है एपिथैलेमस, साइड की दीवारें होती है थैलेमस, और जो फ्लोर है वो हाइपोथैलेमस, इज पार्ट ऑफ डायनसिफेलोन। वहां से कौन सी क्रेनियल नर्व है, सेकंड। थर्ड फोर्थ जो क्रेनियल नर्व है बेटा जी, इनका ओरिजिन होता है मिड ब्रेन से। तीसरी चौथी कहां से आएगी, मिड ब्रेन से। तो ऑल्फैक्टरी लोब और डायनसिफेलोन ये कौन से ब्रेन के पार्ट है, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन से कितनी क्रेनियल नर्व का ओरिजिन हुआ, ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन। तो 2 + 1 3 नहीं करना है, फर्स्ट एंड सेकंड कितनी, 2 क्रेनियल नर्व है। मिड ब्रेन से भी कितनी, थर्ड और फोर्थ 2 क्रेनियल नर्व है। 5 to 8 इनका ओरिजिन बेटा जी होता है पोन्स वारोली से, और जो 9 to 12 है इसका ओरिजिन होता है मेडुला ऑम्लोगेटा से। तो बेटा जी जो पोन्स और मेडुला है इट्स पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ये लो। तो इससे एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि क्रेनियल नर्व में भी जो मैक्सिमम नर्व है उनका ओरिजिन किससे होगा, हाइंड ब्रेन से होगा। हाइंड ब्रेन से कितनी, 4 + 4 8 पेयर्ड क्रेनियल नर्व है। मिड ब्रेन से कितनी, 2 पेयर्ड। फोर ब्रेन से भी कितनी, 2, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको पता होना चाहिए वेगस कितने नंबर की है, नंबर से ध्यान होना चाहिए। सीक्वेंस है, पहली आप ओल्फैक्टरी बोलते हो, दूसरी ऑप्टिक बोलते हो, तीसरी ओकुलोमोटर। सीक्वेंस पता ना, लॉन्गेस्ट होती है 10वें नंबर की वेगस। तो मेडुला से बच्चों 9th आ गई, 9th है ग्लोसोफेरिंजियल, 10th होती है वेगस, 11th स्पाइनल एसेसरी, और 12th होती है हाइपोग्लोसल। तो ये लो पहला ही ऑप्शन क्या आ रहा है,
वेगस आ रहा है, वेगस कितने नंबर की, 10th क्रेनियल नर्व है, और उसका ओरिजिन कहाँ से होगा, ब्रेन के मेडुला ऑम्ब्लोगेटा से, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। समझ गए बात? तो ये ध्यान रखने के लिए याद रख लियो कौन सा पार्ट किस से ओरिजिनेट होता है। चलें अगला क्वेश्चन। अब इसमें जो ओकुलोमोटर है ना बच्चों, ये 3rd नंबर की ओकुलोमोटर बता ही देता हूं, वैसे ध्यान होगा। 3rd नंबर पे आती है ऑप्टिक, 2nd एक्यूस्टिक। अपना कान, कान को क्या बोला जाता है, कान के 2 फंक्शन होते हैं बच्चों। कान का प्राइमरी फंक्शन बैलेंसिंग, कान का प्राइमरी फंक्शन होता है बैलेंसिंग, संतुलन, इक्विलिब्रियम। देन कान को अपन बोलते हैं हियरिंग में भी रोल प्ले करता है। इसलिए बेटा जी ईयर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं अपन, स्टेटो एक्यूस्टिक ऑर्गन। जैसे आंखों को बोलते हैं फोटो रिसेप्टर, बिकॉज लाइट की सेंसेस को रिसीव करती है। आपका जो कान है बच्चों वो कहलाएगा स्टेटो एक्यूस्टिक ऑर्गन। स्टेटो माने इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्यूस्टिक हियरिंग, तो वो बैलेंस में भी काम आएगा, हियरिंग में काम आएगा। तो एक्यूस्टिक का मतलब यहां ईयर से कनेक्टेड है, और ईयर से कनेक्टेड बेटा जी नर्व होती है ऑडिटरी नर्व। और ऑडिटरी नर्व की अगर आप चेक करो तो कितने नंबर पे आएगी, 8th क्रेनियल नर्व, जो ईयर से कनेक्टेड होती है। तो सारी याद रह ही नहीं रहे, लेकिन आपके जो रिसेप्टर है उनसे कनेक्टेड नर्व 3 इंपॉर्टेंट आती है, 1st, 2nd और 8th। पहली है ऑल्फैक्ट्री, ऑल्फैक्ट्री मतलब किससे कनेक्टेड, नोज से। 2nd है ऑप्टिक, ऑप्टिक किससे कनेक्टेड, आईज से। 8वीं ऑडिटरी, ऑडिटरी किससे कनेक्टेड, ईयर से। 3 तो बेटा जी याद रख ही लियो। चलो फिर आगे क्वेश्चन 24 पे आते हैं। क्या कह रहा है, ये भी सीधा सा ही क्वेश्चन है। नोड्स ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। टिश्यू बॉडी में कितने, 4, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मसल्स। तो जब आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखते हो बच्चों, तो उसमें अपने को पता है कि जो माइलिन शीथ होता है इंसुलेटर, और माइलिन शीथ के बीच का जो स्पेस है दैट्स कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। तो इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू। अरे वही नर्वस टिश्यू जिसका ओरिजिन किससे होता है, एक्टोडर्म से। तो आपका ब्रेन किसका बना, एक्टोडर्म का बना। कार्डियक टिश्यू हार्ट में मसल्स है, मसल्स का ओरिजिन मेसोडर्म, बस ओरिजिन भी आ जाता है। अगला 25 पे आते हैं। व्हाट आर न्यूरॉन्स दैट कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम द सीएनएस। सीएनएस से दूर ले जाने वाले न्यूरॉन्स को क्या बोलोगे, बोल दो, सीधा सही है। ये अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बेटा जी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स। तो एक न्यूरॉन तो वो है जो सीएनएस से ऑर्गन तक जाए, ऐसे न्यूरॉन जो ऑर्गन से सीएनएस तक आए। अरे टच किया तो सेंसेज ऑर्गन टू सीएनएस, कौन लेके जाएगा, सेंसरी, ऑर्गन टू सीएनएस। उन न्यूरॉन्स को क्या बोलोगे, सेंसरी। सेंसरी का नाम बेटा जी एक और होता है एफरेंट न्यूरॉन्स, हिंदी में अभिवाही तंत्रिका। और वापस ब्रेन से जो सिग्नल लेके आएगी सीएनएस टू ऑर्गन, उसे बेटा जी क्या बोल दो, मोटर। और मोटर का ही अनदर नेम इफेरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट अभिवाही और ये अपवाही। क्या पूछ रहा आपसे, दैट कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम सीएनएस, सीएनएस से दूर लेके जाएगी, कौन, मोटर। मोटर माने इफेरेंट। ढूंढ लो कहां है, सेकंड आ गया, इफेरेंट। एफेरेंट का ही दूसरा नाम सेंसरी। क्लियर बच्चों। इंटरन्यूरॉन क्या होता है, हाँ सीएनएस में ये मोटर है, ये सेंसरी है। इनको जो कनेक्ट करता है बेटा जी उनको बोल देंगे इंटर न्यूरॉन। दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, इंटर न्यूरॉन। तो यहां आंसर आपका क्या जाएगा, इफेरेंट। अगला 26, अच्छा क्वेश्चन आया था एक। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ। नर्वस सिस्टम से बच्चों लेबलिंग हार्ड है, कुछ नेम अगर टिपिकल हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल टाइप से पूछे जाते हैं। अब जैसे इस स्पाइनल कॉर्ड का क्वेश्चन है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ब्रेन का या सीएनएस का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट डैमेज कर दिया जाए या एक्सीडेंट में डैमेज हो जाए, तो कौन सी प्रोसेस या फंक्शन अफेक्टेड होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे ये देख लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम याद कर लो। ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये था, हट जा भाई, ये रहा। इसमें अपन
ये वाला एक स्ट्रक्चर से बताते हैं कि जो इनर था वो तो हाँ ये एक तरफ इस साइड में आ गई, एक ये मान लो न्यूरॉन। इस डायग्राम पे बेस्ट क्वेश्चन है ये लो। तो इधर से तो बेटा जी आती है ये सेंसरी और ये इसको कनेक्ट करने वाली आ गई बीच में इंटर न्यूरॉन, और जो वापस भेज देंगे ये आ गई मोटर न्यूरॉन। तो सेंसेस लाएगी सीएनएस तक, स्पाइनल कोड इज पार्ट ऑफ सीएनएस, लेकर आएगी सेंसरी, वापस लेके जाएगी मोटर। अब अगला पूछ क्या रहा है बच्चों आपसे, द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कोड। अब देखो स्पाइनल कोड है कहाँ, तो जो आपकी बैकबोन है बच्चों, जो रीढ़ की हड्डी है, वो एक तरह से प्रोटेक्ट किसको करती है, स्पाइनल कोड को। क्लियर। तो इसका मैंने टीएस, ये आपका स्पाइनल कोड है, इसका ट्रांसफर सेक्शन किया, ये लो टीएस का डायग्राम दिखाया। अब इस स्पाइनल कोड में बच्चों ये वाली जो साइड है इसको तो बोलते हैं डोर्सल, और डोर्सल को बोला जाता है पोस्टीरियर। देख लेना ट्रांसफर सेक्शन में, ये वाली साइड बेटा जी होती है एंटीरियर, और एंटीरियर को मैं बोलूंगा वेंट्रल। मैं खड़ा हूं ना, आगे वाला ये काट वेंट्रल है, पीछे वाला डोर्सल है। अब आपको पता है कि ये जो न्यूरॉन है ये तो सिग्नल लेकर आएगा, तब कौन होगा, सेंसरी होगा। इधर एरो लगाना, फिर यहां उसका एनालिसिस वगैरह जो भी है वो होगा, देन वापस सिग्नल मोटर न्यूरॉन लेकर जाएगा, ये रहा मोटर न्यूरॉन। तो क्वेश्चन में किसको डैमेज कर रहा है, एंटीरियर हॉर्न सेल, वेरी एंटीरियर साइड की जो हॉर्न सेल इनको डैमेज करेगा। एंटीरियर साइड डैमेज हुई तो अफेक्टेड कौन होगी, मोटर न्यूरॉन। अगर आपसे बोलता कि भाई डोर्सल साइड डैमेज हुआ है, डोर्सल साइड की हॉर्न सेल डैमेज हुई है, देन बेटा जी इफेक्ट किस पर पड़ता, सेंसरी न्यूरॉन। तो डायग्राम अगर माइंड में क्लियर है, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेंगे। एक ग्रे और व्हाइट मैटर का भी पता है ना, ब्रेन के कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं, कहीं पर ग्रे मैटर बाहर होता है, कहीं पर व्हाइट मैटर बाहर होता है। यहां क्या बताओगे, आउटर कौन सा है, व्हाइट मैटर, इनर ग्रे मैटर। स्पाइनल कोड, मेडुला ऑम्ब्लोगेटा, ये दोनों कनेक्टेड पार्ट होते हैं, दोनों में ग्रे मैटर इनर, व्हाइट मैटर आउटर। तो क्या आंसर करोगे, मोटर न्यूरॉन, मोटर जो इंपल्स है वो डैमेज होंगे, क्योंकि हमने किस पर इफेक्ट डाला है, एंटीरियर हॉर्न सेल पे। अगर आपसे पोस्टीरियर की बात करता तो इफेक्ट पड़ता किस पर, सेंसरी न्यूरॉन। क्वेश्चन 27, तो 27 जो है, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाई, ये भी बच्चों अपने नीट 2017 का क्वेश्चन, कि जो माइलिन शीथ होती है बच्चों, इसे कौन फॉर्म करता है। तो देखो जो माइलिन शीथ होती है ना बेटा जी, अपने नर्वस टिश्यू में दो टाइप की सेल होती है, एक अपन बोलते हैं न्यूरॉन, और एक बेटा जी सेल होती है न्यूरोग्लियल सेल, जो कनेक्टिव टिश्यू की सपोर्टिंग सेल होती है ना, न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरॉन का तो मेन रोल होता है, वो इंपल्स को कंडक्ट करता है बच्चों। और जो न्यूरोग्लियल सेल होती है, ग्लियल सेल्स बोलते हैं इनको, 5 टाइप के एग्जाम्पल आते हैं इसमें। एक तो बेटा जी वही आता है स्वान सेल, एक हम बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, एक बेटा जी इसमें आती है माइक्रोग्लियल, बता ही देता हूं मैं, जो वर्ड आ ही गया है, एक तरह से अपन मेन पॉइंट को रिवाइज भी कर लेते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस के थ्रू। माइक्रोग्लियल के अलावा एक आती है एस्ट्रोसाइट, और एक बेटा जी आती है एपेंडाइमल सेल। तो 5 मेन टाइप की न्यूरोग्लियल सेल होती है इन नर्वस टिश्यू में, 2 इंपॉर्टेंट टाइप की सेल बच्चों, तो न्यूरॉन और दूसरी न्यूरोग्लियल। अभी जो स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट है बेटा जी, इनका काम देखो, स्वान सेल भी और ओलिगोडेंड्रोसाइट ये दोनों माइलिन शीथ फॉर्म करती है। ध्यान ये रखना आपको कि स्वान सेल तो माइलिन शीथ बनाएगी पीएनएस में, पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है बेटा जी, ये भी माइलिन शीथ फॉर्म करता है, और ये माइलिन शीथ कहाँ बनाएगा, सीएनएस या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है बात। तो यहां देख लो ऑप्शन में, ये रहा स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, 3rd नंबर पे आ रहा है। तो स्वान सेल पीएनएस में माइलिन शीथ बनाती है, इंसुलेटर होता है वो, ठीक है, ध्यान आ गया आपको। इसके बीच का स्पेस हमने बताया था नोड ऑफ रेनवियर बेटा जी। अब इनमें ये सेल भी देख लो बच्चों, माइक्रोग्लियल, इस सेल का रोल भी ध्यान रख लेना, ये फैगोसाइटिक सेल होती है। माइक्रोग्लियल नेचर वाइज में कैसी है, फैगोसाइटिक सेल, माइक्रोग्लियल। चलें आगे चलो फिर बेटा जी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 28 क्वेश्चन क्या कर रहा है देखना बोर्ड पे।
रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, ये लो वही डायग्रामेटिक, उस डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर साइट है वह कहाँ होती है। ये बेटा जी हिंदी पिछले क्वेश्चन की इन्होंने दे दी, वो देख लियो आप, टिप्स ऑफ एक्सोन के टिप पर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। ये वाला डायग्राम बना के बता देता हूँ मैं, वही डायग्राम है, ये वाला इक्वेशन आ रहा है बार बार। ये आगे अगला न्यूरॉन था, ये अगले न्यूरॉन के बेटा जी यहाँ रिसेप्टर होते हैं, ये तो थे रिसेप्टर जो उन ट्रांसमीटर के सेंसेज को रिसीव करेंगे। ये बेटा जी वो सिनेप्टिक वेसाइकल्स थी, यहाँ से वो ट्रांसमीटर रिलीज होकर ये आ रहा था सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। इस वाली मेम्ब्रेन को बोला था अपन ने प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, अगले वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन कहलाती है बेटा जी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में था सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इन तीनों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है, साइनेप्स, ये था ना। तो पहले वाला ये जो एक्सोन नोब वाली मेम्ब्रेन है बेटा जी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन थी, और आगे वाले न्यूरॉन की पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसी पर ये क्या लगे रहते हैं, रिसेप्टर। बिल्कुल एनसीईआरटी के डायग्राम में देके बता रखा है। तो ये जो ट्रांसमीटर के केमिकल रिलीज होकर जो इंपल्स बेटा जी रिसीव करेगा, वो अगले न्यूरॉन की पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के कौन करेंगे, रिसेप्टर करेंगे। रिसेप्टर का मतलब रिसीव करने वाले। तो एक्सोन के टिप पर नहीं होते, ये किस पर मिलेंगे आपको, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। तो आंसर सेकंड आ गया। पोस्ट का मतलब पश्च सिनेप्टिक झिल्ली, और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का मतलब पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली। इंग्लिश वाले बेटा जी ऑप्शन देख लियो, हिंदी में तो पिछले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन आगे मिस प्रिंट से। चलो आगे 29th क्वेश्चन पर आते हैं। ये मेस द कॉलम का क्वेश्चन है बच्चों, देखियो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। तो वही ब्रेन के अलग अलग CNS पार्ट के यहाँ नाम दे दिए, उनके फंक्शन से अपने को मैच करना है। करेक्टली इज इनकरेक्टली पूछा है बच्चों, इनकरेक्टली, तो अंडरलाइन के लिए अगर वो पूछ क्या रहा है, इनकरेक्टली गलत जो मिलान है, गलत रूप से जो युग्मित है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला क्या लिखा, मेडुला ओम्लोगेटा, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, सही बात है। मेडुला के पास बच्चों इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ के सेंटर होते हैं, तो वोमिट सेंटर आता है, आपको ध्यान हो। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आता है, श्वसन लय केंद्र। कार्डियक सेंटर आता है, और ये जो बेटा जी कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, ये सब मेडुला ही कंट्रोल करता है, तो सही बात है। इनवॉलंटरी एक्टिविटी अगर होगी, अनैच्छिक क्रियाएं होगी, तो उसका कंट्रोल मेडुला के पास होगा। दूसरा, लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, कंट्रोल मूवमेंट। लिम्बिक सिस्टम बेटा जी इमोशनल ब्रेन वाला, ये कौन सा पार्ट है, इमोशनल ब्रेन, भावुक ब्रेन वाला पोर्शन है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, जिसमें हाँ हिप्पोकैम्पल, लिम्बिक लोब बेटा जी आता है, माइगडेला आता है। तो इसका काम ये फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन के अलग अलग रीजन को कनेक्ट करने का काम नहीं करता, ये तो पोन्स में ऐसे फाइबर ट्रैक्ट होते हैं वो करता है, ये लिम्बिक लोब का काम नहीं है बेटा जी। हाइपोथैलेमस आ गया फिर से, प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर थर्स्ट, सही है। हंगर थर्स्ट और टेम्परेचर कंट्रोल का काम हाइपोथैलेमस का था। कार्पस कैलोसम, बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ध्यान आ गया बच्चों। अपने जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं, उन्हें कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, कार्पस कैलोसम, जो केवल और केवल मैमल्स में होती है, सही है। तो इसमें जो इनकरेक्ट मैच है वो सेकंड है। लिम्बिक तंत्र आपका इमोशनल ब्रेन है, जो अलग अलग इमोशन को कंट्रोल करेगा। कर दें सेकंड। चलो फिर आगे क्वेश्चन 30 पे आते हैं। इनिशियल ग्रेन्यूल वाला क्वेश्चन है बच्चों। निशल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो ये जो निशल बॉडीज है बेटा जी ये किसकी बनी है, देखो अपन उसी डायग्राम की बात कर लेते हैं, न्यूरॉन वाला, ये लो। तो न्यूरॉन के जो मेन अपन दो पार्ट बताते हैं ना, कौन कौन से, आगे वाला पार्ट साइटोन होता है बच्चों। साइटोन में एक तो ये न्यूक्लियस कंसीडर कर लो आप, इस पार्ट को अपन साइटोन बोल देते हैं ना। उसके साथ एक स्पेशल ग्रेन्यूल्स बेटा जी प्रेजेंट होते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को क्या बोला जाता है, निशल बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड टिग्रोइड बॉडी, वर्ड भी यूज करते हैं। हाँ पूछ लिया जाता है, निशल बॉडी जो बेटा जी कंपोज्ड ऑफ किसके बने होंगे, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आयरन से बने होते हैं।
RER माने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम होते हैं। और बच्चों राइबोसोम है तो ये किससे कनेक्टेड हो गए? ये कनेक्टेड हुए प्रोटीन सिंथेसिस से। किससे हो गए? प्रोटीन सिंथेसिस से। नीजल बॉडी का फंक्शन प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ऑप्शन देख लो किसके बने? प्रोटीन और लिपिड के नहीं, डीएनए आरएनए नहीं, न्यूक्लिक एसिड SER, SER नहीं, इसमें कौन होगा? RER, जिस पर फ्री राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इनका रोल है प्रोटीन सिंथेसिस। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन 31 पे आते हैं अपन। 31 क्या कह रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, सुन लो इसकी भी। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन? फिर वही क्वेश्चन, बार बार ये हाइपोथैलेमस वाला बेटा जी रिपीट हो रहा है। तो मेन इस चैप्टर का एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो थर्मो रेगुलेशन सीधा ही अब बताने की जरूरत नहीं है, ये रहा ऑप्शन आपका हाइपोथैलेमस। थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसी का रोल होता है। चलें आगे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है, सुन लो। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के लिए आपको कैसा स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है? इनकरेक्ट, असत्य कथन। ऑटोनोमस बोले तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बच्चों, जिसकी दोनों ब्रांच है, सिंपैथेटिक भी और पैरा सिंपैथेटिक भी। एक्ट ऑन स्केलेटल मसल, कंकालीय पेशियों पे काम करता है क्या? तो मैं थोड़ा सा बता दूं बच्चों आपको, दो थे ना, एक तो PNS में आता है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, एक बेटा जी था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये दो थे, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सोमेटिक तो था बच्चों, इसके जो सिग्नल थे ये तो CNS से कहाँ जाएगा? स्केलेटल मसल, कंकालीय पेशियों तक। तो CNS से स्केलेटल मसल्स, कंकालीय मतलब वॉलंटरी ऐच्छिक पेशियों का नियमन, सोमेटिक। और जो ऑटोनोमस है बच्चों, ये नाम ही ऑटोनोमस है, अनैच्छिक है, तो ये जाएगा फ्रॉम CNS टू स्मूथ मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स, यहां तक ट्रांसफर होगा। हेलो, ऑटोनोमस है जिसकी दो ब्रांच होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक। तो ऑटोनोमस के लिए इनकरेक्ट को ढूंढ रहा हो, तो पहले ही बता दूं मैं, एक्ट ऑन स्केलेटल मसल्स, क्योंकि स्केलेटल तो बच्चों वॉलंटरी होती है, ऐच्छिक होती है, और ऐच्छिक के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा इसमें आ गया एक्ट ऑन स्मूथ मसल, ये तो सही है। कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया फॉर्म्ड बाय प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, बिल्कुल बच्चों, दो टाइप के आते हैं ना, गैंग्लियन से पहले आएगा प्री गैंग्लियोनिक, बाद में आएगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सारे सही है। इनकरेक्ट कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया, क्योंकि स्केलेटल से कनेक्ट कौन होगा? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। आओ 33rd क्वेश्चन पे आए। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय, बिल्कुल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, विश्राम कला विभव है, इसे मेंटेन कौन रखेगा? तो जब आप मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स कंडक्शन पढ़ते हो बेटा जी, इस मैकेनिज्म के भी क्वेश्चन आपको मिले हैं, तो बता ही रहा था बार बार में, ICF है, बाहर ECF है। तो बच्चों रेस्टिंग फेज का मतलब कौन सी स्टेज आई थी? पोलेराइज्ड, ध्रुवित अवस्था बोलते हैं ना अपन। अरे रेस्टिंग को क्या बोलते हो? पोलेराइज्ड। तो पोलेराइज्ड स्टेज में जो एक्सोलिमा है, ये एक्सोन की बेटा जी कवरिंग एक्सोलिमा किसके लिए परमिएबल होगी? पोटेशियम के लिए। तो बेटा जी पोटेशियम आयन अंदर से कहाँ जाएंगे? बाहर, I2 लो ही तो जाएंगे ना एक्सोलिमा से, चैनल प्रोटीन से। लेकिन सोडियम के लिए स्लाइटली इम्परमिएबल बोल देते हैं अपन, अपारगम्य। तो सोडियम एक्सोलिमा के थ्रू ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, ये आपको पता है कि पोलेराइज स्टेज में बेटा जी ये जो पंप थे, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन रहते हैं, और पंप से आपको बता रखा है अगेंस्ट द रूल। तो इसमें बेटा जी 3 सोडियम आयन तो क्या गए? बाहर गए, और बदले में 2 पोटेशियम आयन अंदर आए। तो पोलेराइज्ड में पंप क्या रहेगा? ओपन रहेगा, जिससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ATP कंज्यूम होगी। 3 सोडियम बाहर, लो टू हाई, और पोटेशियम भी लो टू हाई। ये उस पोटेंशियल को, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बच्चों मेंटेन रखते हैं। कैसे? अब देख लो, बाहर पोटेशियम गए, सोडियम पहले से ज्यादा है, और सोडियम आ गए, तो मेम्ब्रेन के बाहर बच्चों चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव।
पोलराइज स्टेज में। अंदर नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन है तो अंदर चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव ड्यूरिंग पोलराइज्ड स्टेज। और इसे मेंटेन रखने का काम कौन करेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप करेंगे। इसको आप क्या बोल दोगे, आयन पंप। तो आउटर सरफेस पॉजिटिव, इनर सरफेस नेगेटिव होती है। चलो बच्चों, पोलराइज स्टेज की बात कर रहा है। क्वेश्चन 34, द फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाई, विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, हार्ट, एलिमेंट्री कैनाल। इंटरनल ऑर्गन को अपन आंतरांग बोलते हैं ना बच्चों, विसरल ऑर्गन, उन्हें कंट्रोल कौन करेगा। देख लो, अब देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में बच्चों, पीएनएस में नई वाली एनसीईआरटी में ऐड कर दिया, ये बता ही देता हूं मैं। एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम नई एनसीईआरटी में बच्चों, एक अभी बताया था आपको कौन सा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक तो सीएनएस से स्केलेटल मसल्स, ये स्मूथ मसल्स। तो बच्चों देखो नाम से, विसरल ऑर्गन, आंतरांग, आंतरांगों में जो इंटरनल ऑर्गन मेनली आते हैं ना, हार्ट, एलिमेंट्री कैनाल, अब बच्चों पेरिस्टालसिस वगैरह, हार्ट बीट वगैरह सब इनवॉलंटरी है, सब अनैच्छिक होती है। तो इनका कंट्रोल देखो एएनएस करेगा। एएनएस में जो विसरल ऑर्गन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है उसको एक अलग से नाम दे दिया, विसरल न्यूरल सिस्टम। आंतरांगीय तंत्रिका तंत्र, ये अलग से नहीं एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है। तो ऑटोनोमस ही है, क्योंकि ऑटोनोमिक स्वतः होने वाली एक्टिविटी को एएनएस कंट्रोल करेगा। विसरल, अंतरांग, इंटरनल ऑर्गन, उनकी इनवॉलंटरी एक्टिविटी इसी के पास है, बस एक नया वर्ड आ गया है। और ऑटोनोमस की दो ब्रांच आपके पास होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी और परानुकंपी। तो ये मिलकर इन सारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जैसे हार्ट बीट बढ़ाने के लिए आया था, सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक से आओगा तो हार्ट बीट कम हो जाएगी। लेकिन बच्चों मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनाल के लिए ये काम रिवर्स हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटी को पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाएगा, वाइल सिंपैथेटिक कम करेगा। ये ध्यान रखने वाली बात थी, ठीक है। देख लो, विसरल ऑर्गन से कनेक्टेड है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अच्छा क्वेश्चन है, नई एनसीईआरटी में ऐड कर रखा है, देख लियो बच्चों। तो सेकंड कर देंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ एएनएस। इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन नी जर्क रिफ्लेक्स। बच्चों नी जर्क रिफ्लेक्स का जो दे रखा है आपके रिफ्लेक्स एक्शन में, उसमें इनमें से कौन इन्वॉल्व नहीं होता। नी जर्क का देख लो वो डायग्राम, ये तो था स्पाइनल कोड से कनेक्ट करके बच्चों, ये रहा आपकी एनसीईआरटी में दे रखा ना, बता ही देता हूं। नी जर्क रिफ्लेक्स में क्या हुआ, कोई नी पे बेटा जी घुटने पे जब लगाई तो वहां से सिग्नल आए, वही लेकर आई सेंसरी न्यूरॉन, बिल्कुल किस में लाई, स्पाइनल कोड, वापस से वहां ये कौन गई, मोटर न्यूरॉन। तो नी जर्क बेटा जी जो होता है, जिसका एक नाम और ध्यान रख सकते हो आप, पटेलर रिफ्लेक्स भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड पटेलर रिफ्लेक्स। क्यों, क्योंकि नी माने घुटना, घुटने की जो बोन है बेटा जी वो कौन सी होती है, पटेला, इसलिए इसको बोला पटेलर रिफ्लेक्स। अब देखना नी जर्क में बेटा जी जब घुटने के टच करेंगे ना अपन, हल्का सा मारेंगे, तो इस रिफ्लेक्स का एक ध्यान रखना, जिधर से बच्चों स्टिमुलस दिया उधर ही रेस्पॉन्स शो करेगा। मैंने इधर घुटने से दी तो जिधर दिया वापस उस तरफ ही रेस्पॉन्स करेगा, उसी साइड में रेस्पॉन्स करेगा। अरे जब पिन प्रिकल करता हूं, यहां मैंने नीडल प्रिक की तो हाथ अपना दूर गया, जिधर नीडल स्टिमुलेशन दिया हाथ उससे अवे। लेकिन नी में बेटा जी होता है, नी जर्क में जब नी के लगाएंगे तो जो आपका नी घुटना है पैर उसी तरफ जाएगा, जिधर से स्टिमुलस मिला उधर ही रेस्पॉन्स शो किया। हाँ, ये मोनोसिनेप्टिक के रेफरेंस में भी अपन बात कर लेते हैं। तो नी जर्क रिफ्लेक्स में बेटा जी कौन इंक्लूड नहीं होता उसकी बात कर रहा है, मसल स्पंडल तो होंगे, उस नी की जो मसल है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन से ही तो मूवमेंट हो रही है, मोटर न्यूरॉन भी होगा, सेंसरी भी है, वापस सिग्नल कौन लेके जाएगा, ये रहा मोटर न्यूरॉन। ब्रेन का बेटा जी कोई रोल होगा क्या, ब्रेन का रोल इसमें इंक्लूड नहीं होता, इसमें मेनली रोल किसका है, स्पाइनल कोड का है। इंटर न्यूरॉन ये बीच में कनेक्ट करने के लिए पॉलीसिनेप्टिक के रेफरेंस में बता देते हैं बच्चों, बाकी हाँ ये है मोनोसिनेप्टिक का ही। तो इसमें ब्रेन का रोल नहीं होगा, मसल स्पिंडल भी है, मोटर न्यूरॉन भी है और इंटर न्यूरॉन भी है।
कर दें थर्ड। ये जब डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में उसमें मेंशन कर ही रखा है। अगला 36 एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन, इमोशन से कंट्रोल, भावनाओं से खेलने वाला। इमोशनल ब्रेन का कौन सा पार्ट? अरे सोचना ही नहीं, सीधा ही दे रखा है, कौन सा? लिम्बिक सिस्टम। इसीलिए लिम्बिक सिस्टम को क्या बोला जाता है? इमोशनल ब्रेन। इसी में आते हैं ना, हाइपोथैलेमस का भी पार्ट आता है, एमाइगडेला भी आता है, हिप्पोकैम्पल लोब भी आती है, लिम्बिक वाला पोर्शन इसी में इंक्लूड होता है बच्चों। चलो आगे, सीधा ही है तो क्वेश्चन 37 केमिकल्स विच आर रिलीज एट द सिंपैथिक जंक्शन आर कॉल्ड। जो केमिकल बच्चों सिनेप्स, सिनेप्टिक जंक्शन पे रिलीज होते हैं, बिल्कुल सीधा सही है। ये आपका सिनेप्स, जब सिनेप्टिक वेसाइकल बस्ट होती है तो जो केमिकल बच्चों रिलीज होगा वो केमिकल क्या होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। ये दो कैटेगरी के होते हैं बेटा जी, एक्साइटेटरी उत्तेजक और इनहिबिटरी निरोधक या तो संदमक। तो एक्साइटेटरी तो कंडक्शन फास्ट कर देंगे, अगले न्यूरॉन को अलर्ट एक्टिव कर देंगे, ये उसको नाम के अकॉर्डिंग इनहिबिट कर देंगे। एक्साइटेटरी का एग्जांपल आपके पास है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, वही सब। इसमें वो गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड, हाँ डोपामिन, वो सब बच्चों। डोपामिन इनहिबिटरी और एड्रेनालिन और एक्साइटेटरी में आते हैं। तो सीधा सा ये न्यूरोट्रांसमीटर, तंत्रिका प्रेषी रसायन और तंत्रिका संचारी रसायन। 38 पे आओ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिव, दिस इज ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग आयन। बोलो वापस से वही मैकेनिज्म से कनेक्टेड आ गया। कौन सी स्टेज दे दी आपको? रेस्टिंग मेम्ब्रेन। रेस्टिंग का मतलब बेटा जी विश्राम अवस्था। पोलराइज्ड, पोलराइज्ड को क्या बोलते हो? रेस्टिंग स्टेज। पोलराइज्ड में बच्चों रेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ड्यूरिंग पोलराइज्ड कोई भी इंपल्स कंडक्शन नहीं होता, नहीं हो रहा ना, डीपोलराइज्ड में होता है, ठीक है। अब इस ड्यूरिंग बेटा जी ये कह रहा है कि चार्ज कैसा है? नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना, हमेशा जो मेजर किया जाता है ना बच्चों, वो मेम्ब्रेन के अंदर वाला चार्ज मेजर करते हैं। जैसे पोलराइज्ड में अभी बताया था मैंने, बाहर पॉजिटिव और अंदर क्या था? नेगेटिव। तो अंदर वाला चार्ज मेंशन होगा। तो पोलराइज्ड में आपको ध्यान होगा -70 टू -80, 85 तक बता देते हैं ड्यूरिंग पोलराइज्ड, अंदर वाला मेंशन होता है माइनस। ऐसी जब डीपोलराइज्ड स्टेज आएगी ना बेटा जी, डीपोलराइज्ड, जिसको आप एक्टिव स्टेज भी बोल देते हो, उसमें बाहर नेगेटिव और अंदर चार्ज पॉजिटिव। तो इस समय जब आपसे पूछा जाए तो हम बोल देंगे +30 मिली वॉल्ट। मतलब जो मेजरमेंट होता है ना, हमेशा मेम्ब्रेन के अंदर वाला चार्ज मेजर किया जाता है ऑसिलोस्कोप से, बिल्कुल। तो अब इस मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूशन में किसका रोल है? तो आपको कहा था ना एक्सोलीमा के रेफरेंस में बात आए तब तो सोडियम और पोटेशियम, और सिनेप्स के थ्रू बात आए तब कैल्शियम। वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ ये आ गया तो पहला ही आंसर आ जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम। क्लियर है बात? चलो अगले क्वेश्चन पे। ये क्या पूछ रहा है बच्चों? मेज द कॉलम आ गया। हाँ, ये अलग अलग टाइप के न्यूरॉन से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछ लेते हैं बच्चों। जैसे ए पोलर न्यूरॉन है, अब पहले तो इनको समझ लो। ए पोलर का मतलब ही, ए का मीन ही बेटा जी क्या बताते हो आप? एब्सेंट। ऐसा न्यूरॉन जिसमें ना तो डेंड्रॉन होगा और ना ही एक्सोन होगा, सबसे सिंपलेस्ट होते हैं। यूनिपोलर की बात करूं, सेकंड लिखा है यूनिपोलर, उसमें एक्सोन एक होता है, डेंड्रॉन नहीं होता। एक ऐसा एक एक्सोन होगा बस, साइटोन होता ही है। और बाईपोलर इंपॉर्टेंट बेटा जी, बाई का मतलब दो, ऐसे न्यूरॉन जिसमें एक एक्सोन के साथ एक क्या मिलेगा? डेंड्रॉन। एपोलर, यूनिपोलर और बाईपोलर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। ए पोलर बेटा जी मिलता है इसी हाइड्रा में। हाइड्रा जो मेंबर है कौन से फाइलम का? सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा में सबसे पहले सिंपलेस्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो सबसे पहले जो न्यूरॉन जैसी स्ट्रक्चर बेटा जी स्टार्ट होती है वो कौन से फाइलम से आएगी? सिलेंट्रेटा। तो जो चीज बेटा जी स्टार्ट होती है ना, स्टार्ट होती है तो हमेशा कैसी होगी? सिंपलेस्ट होगी। तो हाइड्रा इज एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा। तो उन न्यूरॉन में न तो डेंड्रॉन होगा और ना ही एक्सोन, तो वो सबसे कैसे हैं? सिंपलेस्ट। यूनिपोलर बिल्कुल ये वही एग्जाम्पल सामने आ गया आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज। अपनी भ्रूणावस्था में, अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेटा जी एक यूनिपोलर टाइप के न्यूरॉन होते हैं। हाँ, अब तो मेनली आपकी बॉडी में मल्टीपोलर मिलते हैं। कौन से?
मल्टीपोलर बहुध्रुवीय न्यूरॉन। ये जो डायग्राम हम बनाते हैं ना बेटा जी, ये वाला, ये मल्टीपोलर होता है। मल्टीपोलर का मतलब जिसमें डेंड्रोन तो कई होंगे, मोर देन वन, और एक्सोन एक होगा। होता है ना, डेंड्राइट्स डेंड्रोन तो कई है, एक्सोन एक है, एक्सोन मैक्सिमम एक ही होता है। और बाइपोलर इंपॉर्टेंट, ये आपके आंख के रेटिना में, बिल्कुल बाइपोलर न्यूरॉन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रेटिना। रेटिना में बेटा जी लेयर आती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स आता है, बाइपोलर न्यूरॉन आते हैं, गैंग्लियोनिक लेयर आती है। फोटो रिसेप्टर सेल्स में आप रोड एंड कॉन सेल पढ़ते हो वही। हाँ, अपनी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, नाक की कुछ पार्ट में भी बाइपोलर मिल सकते हैं, बाकी रेटिना इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो ये सीक्वेंस में ये ए में फर्स्ट ही आ जाएगा। समझ लेना है न्यूरॉन्स के अलग अलग टाइप होते हैं बच्चों। सेकंड लास्ट 40 क्वेश्चन, इन इंटीग्रेटेड सिस्टम विच प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन इज नोन एज, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन इज नोन एज। अब बच्चों ये जब नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता ना, उसके पहले पैराग्राफ में एनसीईआरटी से ही कनेक्टेड क्वेश्चन आ गया कि बिंदु दर बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट अगर कोऑर्डिनेशन की बात आए, देखो बेटा जी दो बॉडी के ऐसे सिस्टम होते हैं, नर्वस एंड एंडोक्राइन। इन दोनों सिस्टम का काम ही है कि बॉडी के जो बाकी सारे सिस्टम है, जो रिमेनिंग ऑर्गन्स है, उनकी एक्टिविटी और फंक्शन को कंट्रोल करे। अब नर्वस और एंडोक्राइन मिलकर कंट्रोल करते हैं, इसलिए बेटा जी हम एक नाम दे देते हैं इनको, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, और वो स्टडी कहलाती है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो नर्वस के पास कंट्रोल करने के लिए बेटा जी बिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं, और एंडोक्राइन के पास जो केमिकल है उनको आप हार्मोन बोल देते हो। लेकिन बात जब पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन की आती है, फास्ट कोऑर्डिनेशन की आती है, तो उसका आंसर बेटा जी कौन जाएगा? नर्वस। क्विक कोऑर्डिनेशन, टच करते ही पता चला, क्विक नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन में तो हार्मोन रिलीज होगा, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसमें कंपैरेटिवली टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो यहां अपना आंसर कौन सा जाएगा? आपका नर्वस सिस्टम, पॉइंट टू पॉइंट एंड क्विक रेस्पॉन्स। चलो फिर आगे, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम इनर टू आउटर साइड। ये लो मेनिंजेस बेटा जी, मेनिंजेस जो कवरिंग होती है ना, हाँ क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं अपन, स्पाइनल मेनिंजेस भी होती है, पूरे सीएनएस को जो कवर करे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कवरिंग मेनिंजेस कहलाती है। अब अगर वो ब्रेन को कवर करे तब क्रेनियल मेनिंजेस, स्पाइनल कोड को बेटा जी कवर करे तो स्पाइनल मेनिंजेस। नाम फिक्स होते हैं। सबसे आउटर कौन सा याद करो? सबसे आउटर बेटा जी ड्यूरामेटर, सेकंड नंबर पे एरेक्नोइड, और सबसे इनर कौन सा हो गया? पाइयामेटर। ये तो होते हैं। तो ड्यूरामेटर बेटा जी सबसे आउटर है, आउटर होता है तो आपको बता रखा है फिक्स किसका बना होगा? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। हार्ड है और आउटर है तो ये अपने ब्रेन को क्या देगा? प्रोटेक्शन देगा। देन एरेक्नोइड और सबसे इनर जो ब्रेन के बिल्कुल कॉन्टेक्ट में रहता है वो पाइयामेटर। तो आउटर टू इनर, इसने पूछा इनर टू आउटर, ये देख लियो, जल्दबाजी में गलत करोगे। ये तो है आउटर टू इनर। अगला पूछा इनर टू आउटर, अंदर से बाहर, तो पाइयामेटर, एरेक्नोइड और ड्यूरामेटर। फोर्थ कर दें, इनर टू आउटर। ये कवरिंग होती है। और वैसे कवरिंग का थोड़ा सा ध्यान रख लेना बच्चों। देखो सबसे आउटर मैं थोड़ा सा बता भी दूं, सबसे ब्रेन की कवरिंग की बात कर रहा हूं मैं, 3-4 नाम जैसे देख लियो ना आप। ये डबल लेयर होती है एक, ये जो ड्यूरामेटर है बेटा जी डबल लेयर होती है। फिर आ गया एरेक्नोइड और सबसे इनर जो मोस्ट है वो पाइयामेटर, ऐसे होता है। तो ब्रेन में सबसे आउटर तो ये तो बेटा जी कवरिंग तो नहीं, इसको क्रेनियम बोलते हैं अपन, कपाल। तो बोन होती है ना, तो सबसे आउटर तो क्रेनियम है जिसने ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रखा है। फिर बेटा जी एक ट्रिपल लेयर स्टार्ट होती है। ये सबसे आउटर है ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नोइड और सबसे अंदर पाइयामेटर, फिर आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड स्टार्ट हो गया। इन तीनों को मिलाकर अपन बोल देंगे क्रेनियल मेनिंजेस। समझ गए बात? तो ये बेटा जी आज के अपन इस लेक्चर में जो न्यूरल कंट्रोल वाला चैप्टर है, नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओरिएंटेड क्वेश्चन आप लोगों के साथ मिलकर सोल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ इसको अच्छे से देखा सुना समझा होगा आपने। और बच्चों बार बार कहता हूँ कि इन क्वेश्चन सोल्व करने का एक उद्देश्य अपना ये भी होता है कि आपको आइडिया लगे कि इस चैप्टर के किस टॉपिक और किस पॉइंट से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ताकि उस पॉइंट को अपन और स्ट्रॉन्ग करें। प्लस जब क्वेश्चन आप
मैं आप बोर्ड पे सोल्व कराता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आंसर क्लिक कर जाता है, तो बेटा जी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, अपने को लगता है कि वो चैप्टर अपना परफेक्ट है। बिल्कुल यूं ही लगे रहें। मिलता हूं मैं आपको एक अगले लेक्चर में फिर एक नए चैप्टर के साथ, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए वही मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।